हेलो भाई लोग। कैसे हो भाई आप लोग के लिए मैं आज लेकर आया हूं, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए, उन एस्पायरेंट के लिए जो कि बिहार पुलिस में परीक्षा देने वाले हैं। मैंने उनके सिलेबस पर एक दिन चर्चा किया था और उनके सिलेबस में निहित है प्रेसिस राइटिंग और पैसेज बनाने को। तो पैसेज क्या होता है, प्रेसिस राइटिंग क्या होता है, इसके संबंध में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में आपको छूटे नहीं, आप अच्छी तरीके से उन क्वेश्चन का आंसर दे पाए। इसके लिए आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं कि प्रेसिस राइटिंग क्या होता है और पैसेज क्या होता है। पहले इन दोनों मुद्दों को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा। सबसे पहली बात कि प्रेसिस राइटिंग क्या होता है। प्रेसिस राइटिंग, है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करना होता है। प्रेसिस का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा स्वरूप में। आजकल के जमाने में इतना समय नहीं होता है किसी के पास कि वो डिटेल में एकदम बहुत लंबी चौड़ी ढंग से सारी कहानी को पढ़े और समझे। तो उसके लिए जरूरी होता है कि संक्षिप्त में, शॉर्ट में उस कहानी को बता दिया जाए। इसी को प्रेसिस राइटिंग कहते हैं। और इसके संबंध में दो तीन तरीके की बातें चलती है कि प्रेसिस राइटिंग कितना लंबा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। तो इसके संबंध में जो आम विचारधारा है वो ये है कि जो पैरा आपको दिया हुआ है उसका 1/3 वर्ड्स में ही प्रेसिस होना चाहिए। पहली नंबर बात कि उसका 1/3, इसी को कोई यूनिवर्सिटी भी मान रहा है, एग्जाम भी प्रायः यही देता है। कुछ विद्वान इसको कहते हैं कि 1/4 में भी हो सकता है, 1/5 में भी हो सकता है। लेकिन आम विचारधारा जो एग्जाम मानता है और यूनिवर्सिटी भी मानता है वो ये होता है कि प्रेसिस 1/3 में होना चाहिए। अगर कोई शब्द, कोई पैराग्राफ आपको 100 वर्ड्स में दिया हुआ है तो उसको आप 33 शब्दों में, 33 वर्ड्स में आप उसको प्रेसिस बना दें। यानी कि उस कहानी को अगर हम बिल्कुल ये में समझें तो उस कहानी को जो 100 वर्ड्स में है उसको 33 शब्दों में आप लिख दें। उसके लिए जरूरी होता है, इसमें करना क्या होता है कि पहला तो 1/3 में उस कहानी को हम लिख दें। दूसरा काम होता है चूज टाइटल, टाइटल का चुनना। उस कहानी को ध्यान से पढ़ते हुए, किसी भी कहानी में एक प्रधान विचार होता है कि वो किस विचार पर कहानी चल रहा है, वो कहानी में कहना क्या चाहता है, और जो कहना चाहता है उसके संबंध में उसका, उस कहानी का टाइटल क्या हो सकता है। उसके प्रधान विचार को ही उसका टाइटल के रूप में हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी का एक, हम ध्यान से पढ़ने के बाद एक टाइटल निकालते हैं। उसके बाद उस कहानी के प्रधान विचारों को क्रमबद्ध तरीके से एक साथ एक पर एक कर दिया जाता है। उसको हम लोग, उसी को हम लोग संक्षिप्तीकरण कहते हैं। और उसको 1/3 में उसके प्रधान विचारों को, ताकि उस कहानी का जो मूल थॉट है वो खत्म नहीं हो, कहानी का थॉट बरकरार रहे और उसका संक्षिप्तीकरण हो जाए। मूल जो विचार हैं उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो जस के तस रहना चाहिए। लेकिन जो अलंकृत भाषा है, अलंकार प्रस्तुत किया गया है उस कहानी में, उस सब को कट्टेल करते हुए हम लोग उस कहानी को शॉर्ट कर सकते हैं। 1/3 का रूप हम लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ प्रेसिस राइटिंग, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं एक कहानी को, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक देखें, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है कि ये कहां से कहानी लिया गया है, हम इसकी व्याख्या नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा पार्ट है एक कहानी का, प्रेमचंद का एक उपन्यास है, उसका, उससे ही उद्धृत ये पार्ट है ना। तो उसका पार्ट है। और हम इसको थोड़ा सा अगर देखें कि प्रेसिस राइटिंग अगर किया कैसे जाएगा, कैसे इसको समझेंगे, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जुम्मन एक नाम है, एक करेक्टर है, उसके एक ओल्ड रिलेशन में, ओल्ड रिलेशन है
ए मेटरनल अंट, है ना, उसके माँ के घर का एक आंटी है, उसकी एक चाची है ना। उसके आगे देखते हैं हु हैड सम प्रॉपर्टी, उनका कुछ प्रॉपर्टी भी है। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम बाय ए डीड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। देखिए यहां पे फ्रेज का प्रयोग किया गया है, लुक्ड आफ्टर सो लॉन्ग एज द डीड मेंटेन्ड unregistered, none was so obliging to the old lady as her nephew। यहां पर इतना को पहले समझें कि जुम्मन एक कैरेक्टर हैं, उसके मैटरनल रिलेशन में एक पुरानी बहुत बूढ़ी चाची हैं, कहने का यहां पर तात्पर्य है उनका कुछ प्रॉपर्टी है, और उसको वो चाची जुम्मन को ट्रांसफर कर देती हैं इस एश्योरेंस से कि वो जुम्मन से उनका देख रेख करेगा, है ना। और यहां पे आगे देखते हैं शो नन शो कंसिडरेट टू हर एवरी विश वाज एंटिसिपेटेड एंड केयरफुली कैरिड आउट। बूढ़ी चाची का जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता है तब तक जुम्मन शेख द्वारा बूढ़ी चाची का प्रत्येक इच्छा अनुमान लगा करके भी प्रत्येक इच्छा पूरी की जाती है। बट एवरीथिंग चेंज द मोमेंट द डीड वाज रजिस्टर्ड। लेकिन जैसे ही डीड रजिस्टर्ड हो जाता है वैसे सारी वस्तु स्थिति बदल जाती है। जुम्मन शेख और उसके परिवार के लोगों का नेचर बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। फिर आगे चलें, जुम्मन हो used to wait doingly on his old aunt now become supremely indifferent। बिल्कुल अलग हो जाता है उसका व्यवहार, है ना, उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। His wife करीमन went even further, है ना, उसकी वाइफ जो जुम्मन शेख की वाइफ है करीमन, यहां पर उसके वाइफ की भी चर्चा की गई है कि उसके व्यवहार में भी तब्दीली आ जाती है। सी ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट। एक छोटे से टुकड़े, एक छोटा सा जो बूढ़ी माता वो आंटी हैं वो खाती हैं, उसके लिए उनको तड़पना पड़ता है, उसके लिए उनको चिल्लाना बोलना मांगना पड़ता है। नो meal was now served to her without Kariman letting loose a bird or two dipped in gulp। बिना एक छोटा सा टुकड़ा जो चाची खाती हैं, बिना बोले हुए, बिना मरमरिंग किए हुए, बिना ये तड़पाए हुए उनको नहीं मिलता है। The every bread that the aunt ate seemed to be seasoned with the meal or abuse, and this went on mountaining, है ना। करीमन would say, how long is the old hag going to live। करीमन जो जुम्मन की पत्नी है, मेन थीम देखें इसका, वो कहती है कि बूढ़ी ये कितने दिन जिंदा रहेगी, है ना। एब्यूज करती हैं, उनको गाली देती हैं। बाई गिविंग अस ए फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, इतना कुछ एकड़ जमीन के लिए कितने दिन तक, वो भी कैसा जमीन, एकर्स ऑफ लैंड, एकर्स ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड कहने का मतलब जो ऐसे ही जमीन मारूसी पड़ा हुआ था, उसके लिए बूढ़ी कितने दिन तक जिंदा रहेगी और कितने दिन तक सेवा लेंगी। सी थिंक्स सी हैज बाउट अस, उसने जो थोड़ा सा वेस्ट लैंड उनसे खरीदा है उतने में तो सी इज ए एकर्स ऑफ वेस्ट लैंड सी थिंक्स सी हैज बाउट। वो कह रही है कि उतने जमीन में तो पूरा गांव खरीद लेती, और उतना जमीन के लिए कितने दिन तक बूढ़ी जिंदा रहेंगी, कितने दिन तक कपार नाचते रहेंगी। तब यहां देखें, हु कांट स्वैलो ए मोर्सल विथआउट हर दाल।
बीइंग सीजन्ड विथ घी। उतने उतने में ये दाल रोटी और ऊपर से घी भी चाहिए, उतना जमीन में कैसे मिलेगा? वी कुड हैव, we could have purchased a whole village with the money spent on her feeding। जितना इस बूढ़ी माता को हमको खिलाने में पैसे खर्च हो गए, इतना में तो हम पूरा गांव खरीद लेते। इस पूरे कहानी को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है? सीधा इसका संक्षिप्तीकरण मैं पहले प्रेसिस राइटिंग बता रहा हूं। इसका क्या पता चलता है? एक कहानी हमें मिलती है कि एक जुम्मन शेख होते हैं जिनकी एक मैटरनल आंटी होती हैं, उनका कुछ जमीन होता है ना, गांव में कुछ जमीन होता है। वो बूढ़ी जो आंटी हैं उस एश्योरेंस के साथ जुम्मन को ट्रांसफर कर देती हैं कि वो मेरा जीवन भर देख रेख करेगा। लेकिन जब तक, मैं शॉर्ट कहानी बता रहा हूं, जब तक जमीन ट्रांसफर नहीं होता है तब तक उसकी हॉस्पिटलिटी जो है, वो जुम्मन शेख हॉस्पिटेबल होता है, उसके लिए सारा देख रेख करता है, एक एक इच्छा को पूरी करता है। लेकिन जैसे ही जमीन ट्रांसफर हो जाता है, वो उनके जो विचार हैं या उनका जो ये इनडिफरेंट हो जाता है व्यवहार, है ना, व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। और उसकी वाइफ, जुम्मन शेख की वाइफ अब्यूज करने लगती हैं, बोलने लगती हैं। यानी कि बूढ़ी लेडी का जो स्थिति परिस्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ने लगता है। यहां पर देखें नीचे में प्रेसिस राइटिंग के तौर पे यहां पे लिखा हुआ है 202 वर्ड। 202 वर्ड सबसे पहले ध्यान देना होगा कि 202 शब्दों में ये पूरा फ्रेज है, पैरा है। इस 202 को अगर हम 1/3 में करें, हमको करना है 1/3 में इसको लिखना पड़ेगा, है ना, पहला काम। और दूसरा काम, इसका टाइटल चूज करना पड़ेगा, है ना। तो एहसान, उसने, बूढ़ी ने, इस पूरे कहानी को देखने से तो हमें पता यही चलता है कि एहसान मंद होना चाहिए था जुम्मन शेख को, बूढ़ी चाची का एहसान मंद होना चाहिए था कि वो अपने जो कुछ भी प्रॉपर्टी, सम एकर्स जो प्रॉपर्टी है, उसने जुम्मन शेख को दे दिया। लेकिन जुम्मन शेख प्रॉपर्टी लेने के बाद एहसानमंद नहीं होता है, यानी कि अएहसानमंद हो जाता है। एहसानमंद का अंग्रेजी होता है ग्रेटिट्यूड और अएहसानमंद का अंग्रेजी हो जाता है इनग्रेटिट्यूड। तो टाइटल मिल रहा है क्या यहां से? मेन विचारधारा तो यही है ना लेखक का कि जुम्मन ने। इसके आगे की कहानी मैं बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहानी पता हो, मुझे नहीं पता रहता, किसी को नहीं, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से तो कहानी लिया गया है, लेकिन सारी कहानियां आपको पता ही हो ये जरूरी नहीं है। मैं अगर थोड़ा सा चर्चा कर दूं तो पंचतंत्र कहानी से ये उद्धृत है। उसमें यही कहानी थी कि जुम्मन शेख ने उनकी जमीन ले ली, उसके बाद रख रखाव बूढ़ी जो चाची हैं उनका नहीं किया गया, बहुत तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो बूढ़ी चाची एक दिन अंत हो जाने के बाद एक दिन पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करने को सोचा और पंचायत लाने का सोचा जुम्मन शेख पर कि इन पर पंचायत किया जाए कि हमको मेरा प्रॉपर्टी इन्होंने ले लिया और मेरा रख रखाव नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए वो पूरे गांव में घूमने लगी। इसी तरीके से कहानी है। आप लोग को मौका कभी मिलेगा, अच्छी कहानी है, अगर कभी मौका मिले तो आप अवश्य पढ़ें, है ना। प्रेमचंद के किसी भी कहानी में एक संदेश होता है और वो संदेश है इस कहानी में, है ना। तो इस कहानी को अवश्य पढ़ेंगे। तो यहां पर देख लें 1/3 में इसको 202 शब्द को 1/3 अगर करेंगे तो कितना मिलेगा? अप्रोक्स 66 आना चाहिए। देखें एक चीज और आप ख्याल रखें कि ये जरूरी नहीं है कि 1/3 है तो एकदम से 1/3 है, 2-4 शब्द आगे पीछे नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। 2-4 शब्द आराम से आगे पीछे हो सकते हैं।
एक अप्रोक्स शब्द निकाल लें अगर, तो ये आ जाएगा 36 वर्ड्स। तो 36 वर्ड में इसको, इस कहानी को आपको संक्षिप्त करना होगा। तो इस संक्षिप्त करने के लिहाज से आप कहां से काट सकते हैं, आप इसको कहां से काटेंगे? तो देखें, सबसे पहले तो टाइटल क्या आ जाता है इसमें? टाइटल अगर ले लें हम, तो हो जाएगा इनग्रेटिट्यूड, अहसानमंद। एहसानमंद नहीं होता है जुम्मन से, अहसानमंद। यही मेन विचार लग रहा है राइटर का, एहसानमंद नहीं होता है। उसी के अगेंस्ट में बूढ़ी काकी जो हैं गांव भर घूम करके पंचायत ला रही हैं कि हमारे से मेरा जमीन ले लिया और मेरा बिल्कुल एहसान नहीं मान रहा है, मुझे दुख दे रहा है, एक छोटा सा रोटी के टुकड़ा के लिए मुझे तरस आ रहा है। तो ये तो इसका टाइटल हो जाएगा, है ना। अब यहां पे मुझे आगे में करना है 101/3 वर्ड्स में, यानी कि 202 इंटू 1/3, अप्रोक्स आ जाएगा 66 समथिंग आएगा, है ना। 66 वर्ड में हमको मोटा मोटी, वो 65 भी हो सकता है, वो 66-67 भी हो सकता है ना। एक दो वर्ड का, 2-4 वर्ड का इधर उधर हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं होती है। तो यहां पर मेन विचार के अगर तौर पर देखें हम, तो आ जाएं फिर से टेक्स्ट में। जुम्मन हैड एन ओल्ड रिलेशन, अब ये दर्शान, और आगे में है ए मैटरनल अंट। अब यहां पे हमें, अब देखें, दो शब्द को जब 66 शब्दों में 66 वर्ड में करना है, तो मेन जो विचार है वो तो रहना चाहिए, लेकिन कटल तो करना पड़ेगा ना, शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट उन विचार को, विचार मेन वही रहे, लेकिन शॉर्ट तो उसको करना पड़ेगा। तो शॉर्ट हम करते हैं अब यहां पे नाउ की कोई जरूरत है नहीं मुझे, है ना। नाउ की जरूरत है क्या? कुछ जरूरत नहीं है। हमारा विचार है कि जुम्मन हैड एंड ओल्ड, अब यहां पे रिलेशन की भी जरूरत नहीं है, ए मैटरनल की भी जरूरत नहीं है, अंट चलेगा, है ना। बस हो गया, हमारा एक सेंटेंस बन गया। जुम्मन, नाउ की भी कोई जरूरत नहीं है, जुम्मन हैड एंड ओल्ड अंट, हो गया। तो कितने शब्द कट गए? रिलेशन, ए, मटेरियल, ये 3 शब्द 4 शब्द तो हमने यहीं से काट लिया, है ना। ये जरूरी नहीं है कि यहीं से हम लेंगे, अपने तरफ से भी जोड़ा जाता है। अपने तरफ से ही, आपका अपना लैंग्वेज है तो द बेस्ट होता है। इस लैंग्वेज से चुराने का कोई मतलब नहीं है, अभी तो हम कटल कर रहे हैं। उसके बाद चलें, हु हैड सम प्रॉपर्टी, है ना। तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम बाय ए डीड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। उस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को वह डीड बना करके जुम्मन से को दे देती है, इस अंडरस्टैंडिंग, इस समझ के साथ कि वो उसको लुक्ड आफ्टर, वो उसका देख रेख करेगा, है ना। तो इसको इतना लंबा करने की जरूरत है क्या? आप आराम से इस चीज को कह सकते हैं कि सी, अब यहां पर दिस को भी जरूरत नहीं है, सी gave it to जुम्मन, जुम्मन, वो उसे जुम्मन को दे देती है, दे दिया। काहे को? इस एश्योरेंस के साथ दे दिया, लेकिन इस एश्योरेंस के साथ कि वह उसका देख रेख करेगा, बस यही ना। तो यहां से आएगा गेव इट टू जुम्मन दैट सी वुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, बस यहां से आप ले लें, इतना को कोई जरूरत नहीं है।
बात समझ में आ गई है ना? अच्छा, अब आगे चलें। अब यहां पर इसका थॉट है कि जब तक आंटी ने, वो बूढ़ी काकी ने जब तक नहीं ट्रांसफर किया था प्रॉपर्टी, तब तक ले जुम्मन हॉस्पिटेबल था। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है देख रेख, एकदम पालन पोषण अच्छी तरीके से उनका कर रहा था। लेकिन जैसे ही बूढ़ी काकी ने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, उसका व्यवहार इनडिफरेंट हो गया, है ना, टोटली चेंज्ड हो गया। एक रोटी के लिए अब्यूजिंग, उसकी पत्नी ने उसको गालियां दी एक रोटी के लिए, और बूढ़ी काकी की जिंदगी दुभर हो गई। दिन पर दिन उनका जिंदगी एकदम से बेकार होने लगा, एकदम से मुश्किलात पैदा सामने आ गई। बस इतना तो हो गई। ये 66 वर्ड में इतनी सब करने की क्या जरूरत है ना? कहानी तो यही है कि एक बूढ़ी काकी थी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी, इस एश्योरेंस के साथ कि वह उसका देखभाल करेगा। लेकिन जुम्मन ने ऐसा नहीं किया। जब तक उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी, तब तक जुम्मन हॉस्पिटेबल था, उसके लिए बहुत अनुकूल था। और जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो जुम्मन का व्यवहार बदल गया और काकी की जिंदगी मुश्किलात में पड़ गई। हो गया। ये होता है प्रेसिस राइटिंग, है ना? ये प्रेसिस राइटिंग होता है। 202 शब्द को 1/3 में हम कर देते हैं। और उसका टाइटल हमने अभी चर्चा किया कि टाइटल नेम जो होता है वो देखें, अहसानमंद, ऐसा ही लगता है, एहसानमंद उसको होना चाहिए था, लेकिन वह अहसानमंद है ना? तो ये प्रेसिस राइटिंग होता है। मैं विस्तार से और भी बताऊंगा। अब इसको देखें। अब मैं आज चर्चा करना चाहता हूं कि इसी तरीके के आपके सामने एक पैरा रहेगा, ज्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रेसिस राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको बनाने को दिया जा सकता है। लेकिन आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लिखने के लिए प्रेसिस संक्षिप्तीकरण बहुत कम संभावना है। अगर आ भी जाए तो बहुत छोटा सा होगा और बहुत सिंपल होगा। लेकिन आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको पैसेज दिया जाता है। पैसेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक पैराग्राफ पैसेज दे दिया जाएगा, कोई कहानी दे दी गई, किसी मुद्दे पर एक विचार दे दिया गया, है ना? इससे थोड़ा वो डिफरेंट रहेगा। एक विचार है, वो समसामयिक विचार भी हो सकता है, वो किसी कहानी का पार्ट भी हो सकता है, किसी हॉनेस्टी के बारे में, किसी गांधी के थॉट के बारे में, कोई भी विचार हो सकता है। एक विचार आपको दे दिया गया एक पैसेज के रूप में। मैं इसी पैसेज से मैं आज बताना चाहूंगा, लेकिन पैसेज मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा और उससे संबंधित उसके क्वेश्चन को भी लेके आऊंगा। लेकिन आज क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे, उसके बारे में सिर्फ हम बता देते हैं, है ना? तो पैसेज एक विचार आपके सामने आ गया। उस पैसेज को तीन काम आपको पढ़ने के, 3 काम आपको करने होते हैं। पहला काम आप करेंगे कि उस पैसेज को सबसे पहले जो करेंगे कि पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे, तेजी से एक बार पढ़ लिए, और उसके बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, उसको पहले पढ़िए। पहले पैसेज को 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, फंस जाओगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा। एक बार पैसेज को तेजी से पढ़ो और उसके बाद उस क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से, है ना? क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो उस पैसेज में निहित है, कहीं ना कहीं है। प्रेसिस राइटिंग मैं अभी समझा रहा था, प्रेसिस राइटिंग में ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिस का वो जो मैं पैरा आपको दिया हुआ है उसी से आप लिखेंगे। आप कहानी अपने मन से लिखते हैं।
यदि डायरेक्ट नरेशन में है कहानी तो इनडायरेक्ट में आप अपने मन से करके लिखते हैं, लेकिन यहां पे पैराग्राफ ये पैसेज में आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आंसर उस पैसेज में निहित होता है, सिर्फ आपको सिर्फ खोजना रहता है। तो एक बार पैसेज पढ़ने के बाद आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और उस क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए फिर से दोबारा पैसेज को पढ़ें और जो आंसर आपको जहां पे मिल रहा है उसको ब्रैकेट में लेते चलें, है ना। फिर एक बार क्वेश्चन को देखें और फिर एक बार पैसेज को पढ़ें। जब 2 बार अथवा 3 बार यह प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो जितने भी 4-5 क्वेश्चन आपको उस पैसेज से, उस कहानी से संबंधित जो 4-5 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, जो दिए हुए हैं, 2-3 भी हो सकता है, वो आपको उस पैसेज में ही मिल जाएंगे और वहां से आप उसका आंसर दे देंगे। जैसे क्वेश्चन राइज हो सकता है, यहीं से लें अगर, हु इज जुम्मन, हो सकता है ना, तो जुम्मन है, जुम्मन कौन था? बूढ़ी काकी का नेफ्यू था, है ना। करीमन कौन थी? यहां से आ जाएगा ना कि हु इज करीमन। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे, पूरे पैसेज को अगर पढ़ेंगे, हु इज करीमन, तो आपको इस कहानी में पता चल जाता है कि एक कैरेक्टर है जुम्मन शेख, उसकी एक कैरेक्टर है उसकी बूढ़ी मैटरनल आंटी, जिसके मां के रिलेशन से एक आंटी बूढ़ी हैं वो मिलती है। फिर तीसरा कैरेक्टर आता है कि करीमन, है ना। ये करीमन कौन है भाई? तो आपको मिल जाता है कि जुम्मन की वाइफ है ना। यहां पर देख लें, हिज वाइफ, हिज किसके लिए प्रयोग है? एक मेल कैरेक्टर तो एक ही है जुम्मन, उसके बाद दोनों तो फीमेल कैरेक्टर है, उसकी काकी भी और करीमन भी। तो उस मेल कैरेक्टर जुम्मन के लिए हिज का प्रयोग है, तो हिज वाइफ, यानी कि करीमन इज वाइफ ऑफ जुम्मन शेख। आंसर आ गया। जैसे ही आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपके सामने आंसर खुद ब खुद आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि आपको समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसी से एक शब्द आता है कंप्रीहेंशन, जो आपके सिलेबस में है। मैं एक ही पैराग्राफ लेकर आया हूं, एक ही पैरा लेकर आया हूं और उसी से मैं बताने की इच्छा रखता हूं, वही बताना चाहता हूं कि प्रेसिस राइटिंग कैसे होता है ना, और कंप्रीहेंशन क्या होता है, और पैसेज से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्रीहेंशन वही चीज है, प्रेसिस से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। प्रेसिस में आपको, आपके पास यह रहता है कि आपको 1/3 में लिखना है, उसका टाइटल चूज करना है। कंप्रीहेंशन में यह रहता है कि आपने उस कहानी से समझा क्या। कंप्रीहेंशन का मतलब ही होता है समझ, और समझ करके उसको असली अपने ढंग से आप व्याख्या कर दीजिए। उसमें वर्ड का कोई लेना देना नहीं होता है, वर्ड आपका अधिक कम भी हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पैसेज से ही आएंगे और पैसेज से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि एक कहानी, एक थॉट आपके सामने रहेगा और उस थॉट से 3-4 तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चन यहां से ये किया, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि हु इज करीमन। आप आंसर आपको यहीं से ऑप्शन में दिया रहेगा कि करीमन इज मदर ऑफ ओल्ड आंटी, करीमन इज मदर ऑफ जुम्मन शेख, हो सकता है ना करीमन इज वाइफ ऑफ जुम्मन शेख। तो आप जब कहानी जैसे ही आप समझ के पढ़ेंगे, आपको आंसर क्या मिलेगा? वो माता थे, वो बूढ़ी काकी की मां थी? नहीं। जुम्मन शेख की मां थी? नहीं। जुम्मन शेख की पत्नी थी, वाइफ ऑफ जुम्मन शेख। आप इसको जो ऑप्शन में रहेगा उसको लगा देंगे, है ना। किसकी क्वेश्चन आ सकता है, किसकी प्रॉपर्टी थी? जुम्मन शेख की प्रॉपर्टी थी? नहीं, बूढ़ी काकी की प्रॉपर्टी थी। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो होता है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, लेकिन आपकी सीक्वेंस सही होना चाहिए कि एक बार तेजी से उस पैसेज को पढ़ लें ताकि उस पैसेज का मोटा मोटी कहानी आपके दिमाग में घुस जाए।
दूसरा बार में आप उस क्वेश्चंस को पढ़ें जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ें और तब फिर दोबारा से उस पैसेज को पढ़ें। और जहां तक जितने क्वेश्चन उससे संबंधित है, आप क्वेश्चंस को दिमाग में रख करके पैसेज को पढ़ें और जितना बन सकता है उसको अंडरलाइन अथवा अंडर ब्रैकेट में ले लें। फिर एक बार क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर एक बार पैसेज को पढ़ें। आपका टोटल क्वेश्चंस जो है पैसेज से संबंधित वो सॉल्व हो जाएगा। तो कल हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और इससे के संबंधित मैं एक दो पैसेज को लेकर के आऊंगा और उससे क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा और सॉल्व करा करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।